हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा का आज है आखिरी लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। के पहले हम कवर कर चुके हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उसके अलावा लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, उनके बहुत सारे हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो इसके फाइनल जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम आज के लेक्चर में लेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है, नेट में आए हुए क्वेश्चन है, जैम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक सॉलिड प्रैक्टिस हो सके और वेक्टर्स जिसका वो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर सॉल्व कर। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, पर फिर भी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है अगर उनको भी आप सॉल्व करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डाइवर्जेंस थ्योरम और जब हम स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं तो इसके लिए आपको दो चीजें आना बहुत जरूरी है। तो जो डाइवर्जेंस हम निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, बेसिकली इसमें मेनली यूज डाइवर्जेंस का ही है। पूरा खेल इसमें डाइवर्जेंस का चलता है। और स्टोक्स थ्योरम में जो पूरा खेल चलता है वो कर्ल का चलता है। ये कर्ल का जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे करे थे वो सारा आपको आना चाहिए। इसी तरह से डाइवर्जेंस के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए वो सारा आपको आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले छोटी छोटी चीजों के साथ, छोटी पर मोटी चीजों के साथ, जो कि हमारे काफी काम की भी है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम या ऐसा कह लो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सबसे पहले तो एप्लीकेबल रहती है केवल और केवल क्लोज सरफेस ना। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ये ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो थ्योरम है इसकी हेल्प से हम किसी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई वेक्टर है ए, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दिया हुआ है डीएस वेक्टर के साथ। ए डीएस को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए डी, ए डीएस को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए डीबी, या इसका वाइस वर्सा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी अगर आपको दिया है तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ए डॉट डी एस। ए डॉट डी एस आप जानते हैं फ्लक्स होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए फ्लक्स, तो आप फ्लक्स इससे भी निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए से। ये थ्योरम आपके काम में आएगी या आपने पढ़ा भी होगा जब आप जो गाउस लॉ लगाते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में गाउस लॉ लगाते हैं तो वहां पर भी इसका यूज होता है। क्योंकि हम जो गाउस का डिफरेंशियल लॉ है वो इसी थ्योरम को यूज करके निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है लप्पू सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला है वेक्टर v है और इसका हमें स्पेयर के जो ओरिजिन है उसका स्पेयर का सेंटर है और स्पेयर की रेडियस a है, तो हमें इसका फ्लक्स निकालना। तो सबसे पहली चीज तो फ्लक्स निकालने का मतलब है कि यहाँ पर आपको निकालना है v डॉट डी एस। तो इसको हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर लिखें तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ v और d, डाइवर्जेंस ऑफ v और d। सबसे पहले ये जो वेक्टर v है, इस वेक्टर v को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ये आर स्क्वायर और आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर ले तो ये बन जाएगा आर क्यूब और आर कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ v आप निकाल लो। तो इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम सॉल्व करें तो मैंने आपको कराया भी ये काफी बार, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर और ये वैल्यू यानी कि आर क्यूब आर कैप। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बनता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर और ये वैल्यू हो जाती है आर पावर 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5 आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 आर स्क्वायर। ये डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू आ। अब dv, dv की वैल्यू क्या लिखूं, क्योंकि स्पेयर है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखो, यानी कि वो वाला कौन सा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, या तो वो लिखो या सीधी वैल्यू लिख दो, कौन सी वाली 4 पाई आर स्क्वायर डी। मेरे समझ में ऐसा लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि फिर काम थोड़ा सा कम हो जाए। अब इससे सॉल्व करोगे डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आर स्क्वायर। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ 5 आर स्क्वायर और जो dv है उस dv की वैल्यू आपने लिख ली 4 पाई आर स्क्वायर डी। रेडियस दे रखी है a, तो इसको मैंने लिख दिया 0 से a। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 पाई ए पावर 5, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड आउट द फ्लक्स फॉर द वेक्टर ए। तो फ्लक्स निकालना है तो डाइवर्जेंस थ्योरम से निकाल लें, क्योंकि अगर हम इसको सरफेस इंटीग्रेशन से करने बैठेंगे तो टोटल सरफेस 6 है, तो कम से कम 3 सरफेस का निकालना पड़ेगा। 3 आइडेंटिकल होंगी तो वो प्लस में या माइनस में उससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब मजदूरी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए क्यूबिकल सरफेस जब आपको मिले तो उनके लिए आप, मेरा सजेशन ये है कि आप डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करें। डाइवर्जेंस थ्योरम जब लगाओगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए यहाँ पर लगाओगे तो ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई। ये लिखा जाएगा क्या, जेड एक्स वाई है, टू एक्स वाई है, टू है टू, ये है टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, और फिर डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड ये लिखा जाएगा टू वाई जेड। यहाँ पर से डाइवर्जेंस ऑफ ए जब आप सॉल्व करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो पहली वैल्यू तो जीरो हो गई, दूसरी वैल्यू बनेगी टू एक्स, ये टू एक्स बनेगा, और ये वाली वैल्यू बनेगी टू वाई। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू आ गई टू, और एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन टू बाहर आ गया, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। वॉल्यूम है तो क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम डी एक्स डी वाई और डी जेड। वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन का आंसर आएगा तुम्हारे पास टू। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करोगे जब आंसर आएगा टू। करना कैसे है, डी जेड का तो साफ साफ हो जाएगा। डी जेड का जब करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डी, ये टू बाहर है ऑलरेडी, जीरो से वन, डी जेड का अलग कर दोगे, उसके बाद जीरो से वन, और एक का कर लो तो यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में कर लो या एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस एक्स वन, और जीरो से एक ये लिमिट लगा दो, और ये डी वन, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, फिर डी जेड ऑलरेडी वन बन जाएगा, तो वाई में बन जाएगा पूरा, वाई में सॉल्व कर लो, तो वाई में सॉल्व करने के बाद ये बनेगा टू, और जीरो टू वन ये बनेगा वन बाई टू प्लस वाई और डी वन। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास, करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। फ्लक्स निकालना है, तो द, पहले इसके लिए आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालोगे तो डी अपॉन डी एक्स कितना लिखा है, फोर एक्स, प्लस डी अपॉन डी वाई और माइनस टू वाई स्क्वायर, और प्लस बी अपॉन डी जेड, और ये जेड, यहाँ से ये वैल्यू बनेगी फोर माइनस फोर वाई और प्लस टू जेड। ये वैल्यू बन गई डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू बन गई, ठीक है, इसकी वैल्यू बन गई डाइवर्जेंस ऑफ। अब ये जो है सरफेस बाउंडेड बाय द रीजन, ये रीजन है यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसा कुछ बन रहा है, ये ऐसा कुछ बन रहा है, और ये जेड डायरेक्शन जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, रो, एक होता है फाइव और एक होता है जेड। हमें चाहिएगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम लिखा जाएगा, वॉल्यूम पीवी, वो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा रो टी रो, सॉरी टी रो, तो वो लिखा जाएगा रो डी फाइव और डी जेड, डी रो डी फाइव और डी जेड, ये लिखा जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना, तो इसको लिखो वन और टू। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये ये रहा। हाँ, यहाँ पर फोर, फोर वाई, फोर वाई, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई की जगह लिखेंगे यहाँ पर ये सरफेस इस तरह से बनेगी, तो ये फाई एंगल होगा। ये एक्स में तो आएगा कितना, एक्स में आएगा रो कॉस फाई, वाई में कितना आएगा, रो साइन फाई, वाई में कितना आएगा, रो साइन फाई। तो ये लिखा जाएगा हमारे पास z की वैल्यू जीरो से थ्री, ये z की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू जीरो से टू पाई, और उसके बाद रो की वैल्यू जीरो से और टू, ये बना फोर माइनस फोर रो साइन फाइव और प्लस टू जेड, यहाँ से आएगा रो जीरो
डी फाइव और डी, ये बन गया, ठीक है। रो डी रो डी फाइव और डी जेड, ये वैल्यू हमारे पास बनी। सबसे पहले हम इसमें फाइव के लिए सॉल्व करें। तो फाइव के लिए जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिमिट लिखी रहेगी z इक्वल्स टू 0 से और z इक्वल्स टू 3, ये एज इट इज रो 0 से और 2। इसको फाइव के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से बनेगा 4 फाइव, ये बनेगा प्लस 4 रो कॉस फाइव, कॉस फाइव प्लस 2z5, और फाइव की लिमिट डाल दो कितनी, 0 से 2 पाई। फिर ये बन जाएगा कितना, रो 0 और फाइव की जब वैल्यू डाल दोगे तो फाइव की वैल्यू कितनी डाली, 2 पाई। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू जो बनेगी, ये बनेगी z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 3, रो इक्वल्स टू 0 से 2, और ये वैल्यू बनेगी 8 पाई प्लस 4 पाई z, 4 पाई z। अब रो 0 और 3, अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, फर्दर मीन्स एक बार z के लिए और एक बार रो के लिए जब सॉल्व करोगे, पहले हम z के लिए सॉल्व कर दें। तो z के लिए जब सॉल्व करोगे तो रो की वैल्यू 0 से और रो की वैल्यू 2 तक, z के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये बनेगा 8 पाई z, 8 पाई z प्लस यहाँ से ये बन जाएगा 4 पाई z स्क्वायर अपॉन 2, 4 पाई z स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 से 3 और रो। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे रो के लिए तो आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 84। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 84 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो आएगा वो आएगा 84 पाई। ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, यहाँ पर पहले वेक्टर निकालो इसमें से। तो ये ith कंपोनेंट हो गया, ये j वाला हो गया, और ये z वाला। तो वेक्टर f अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, वो बन रही है एक्स क्यूब वाई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड के, ये वेक्टर f बन रहा है। अब इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। इसका जब डाइवर्जेंस निकालोगे, डाइवर्जेंस ऑफ f, तो d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस d अपॉन डी जेड, और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5x। यहाँ से वैल्यू आपके पास बन गई है कितनी, 5x स्क्वायर, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो ये 5x स्क्वायर आ गया। 5x स्क्वायर के बाद जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो 0 d5 और dz, x जो है वो क्या लिखा जाएगा, रो कॉस फाइव। क्या लिख देता हूँ, x की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, रो कॉस फाइव। तो 5 रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और ये रो 0 d5 और dz। यहाँ पर लिमिट्स यूज करनी है 5। अब जो रेडियस है, रेडियस की लिमिट क्या दी है, z की लिमिट तो है 0 से b, रेडियस है 0 से a, ठीक है। रेडियस जो हो गया वो हो गया 0 से a, और जो फाई है उसकी लिमिट होगी 0 से 2 पाई, फाई की लिमिट होगी 0 से 2 पाई, और z की जो लिमिट है वो है 0 से b, z की लिमिट है 0 से, और ये पूरा का पूरा है z उतारो, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, कितना हो गया, रो स्क्वायर ये है और रो ये है, क्यूब कर दो ना यहाँ पर, तो हम क्यूब कर दो, ये हो गया रो क्यूब कॉस स्क्वायर फाई एंड डी फाइव, डी रो डी फाइव और डी जेड। इसको अलग अलग करके सॉल्व कर दो। अलग अलग करके सॉल्व करोगे तो 5 रो क्यूब डी रो, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अलग सॉल्व कर दो। 5 वाले को अलग सॉल्व कर दो, 5 इक्वल्स टू 0 से 2 पाई, तो ये कॉस स्क्वायर 5 और डी फाइव, एक जेड इक्वल्स टू 0 ए बी, ये हो जाएगा डी जेड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 554 पाई डी ए 4। ये कौन सा आंसर हो गया, यहाँ पे है ऑप्शन नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पर हमें बोला है इफ S इज द क्लोज्ड सरफेस enclosing a volume V and beta is the unit normal vector to the surface and R is positive vector, then value of following integral। तो R पोजीशन वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है वो कितना आ जाएगा 3 डी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड। यानी कि सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो ये लिखा हुआ है आर वेक्टर डॉट एन डी एस तो आपने कन्वर्ट कर दिया है डाइवर्जेंस ऑफ आर और डी। डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू आ गई, कितने आ गई 3। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम किसी सरफेस का क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो आंसर आ गया 3 भी। करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें आर वेक्टर ऑन आर क्यूब दिया, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब और डॉट डी, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया हमने तो ये लिख लिया ऐसे क्यूब और ये हो गया डी। अच्छा ये अब मैंने तुम्हें बताया हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका सॉल्यूशन अगर आप सिंपल डाइवर्जेंस से करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा गलत। इसके लिए आपको लगानी होती है कौन सी थ्योरम, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसका यूज करना होता है। इसका जो आंसर आता है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका आंसर आएगा 4 पाई डेल क्यूब और ए, 4 पाई डेल क्यूब ए, 4 पाई डेल क्यूब आर, 4 पाई डेल क्यूब आर, ये आंसर आ गया इसका। तो अब इसको यहाँ पर वैल्यू रखो, ये वैल्यू जब हम रखेंगे ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 पाई डेल क्यूब आर और ये हो गया डी। तो यहाँ बाहर जो आ गया, बाहर क्या आ गया 4 पाई और जो इंटीग्रेशन में चला गया वो चला गया डेल क्यूब आर और डी। ये प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट डेल्टा की। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। ये कितना आंसर आ जाएगा 4 पाई आर। तो ये जब क्वेश्चन आए ये वाला स्पेशली इसका आपको यूज पड़ेगा जब आप ईएमटी पढ़ोगे। ईएमटी के अंदर जब आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब करोगे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से लिखो। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जैसे आर वेक्टर को कन्वर्ट करके और फिर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आंसर नहीं बेटा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सबसे पहले तो ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ आर लिख दो, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर सीधा सीधा हो गया 3 हो। ठीक है तो आप क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर और डीवी लिखो। डाइवर्जेंस ऑफ आर हो गया 3 तो डीवी। ये कैसी सरफेस बन रही है, ये बन रही है सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी अगर रेडियस ए है तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर एच। आंसर इसका कितना आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी। राइट आंसर आ जाएगा इसका बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ना। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले तो आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लो, तो डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स वाई 4 प्लस डी अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा वाई पावर 4 और जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लिमिट लगा के और इसको सॉल्व करना है। तो ये नॉर्ड में दे रखी है लिमिट्स, तो ये बनेगा z की वैल्यू -2 से 2, y की वैल्यू -2 से 2, x की वैल्यू भी -2 से 2। ये हो जाएगा y पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर और ये हो गया dx dy और dx dy dz। इसमें x बाहर आ गया, ये dx अलग सॉल्व हो रहा है और उसके बाद ये कोई सा भी एक सॉल्व करो तो y4 और जेड स्क्वायर में से मैं सॉल्व कर रहा हूँ y को, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y पावर 5 अपॉन 5 प्लस जेड स्क्वायर वाई। यहाँ पर लिमिट लग जाएगी -2 से और 2 और ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा डी। ठीक है तो y की लिमिट और x की लिमिट जब डाल दोगे यहाँ पर तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी और z के लिए भी जब सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 290 ना। मैं सॉल्व ही कर देता हूँ चलो। यहाँ से पहले जब इसको y के लिए सॉल्व कर दोगे तो ये वैल्यू बनेगी 4 -2 से 2, -2 से 2। नेक्स्ट पेज पे
ये वैल्यू बनेगी 4 माइनस 2 से 2 और ये बन गया 32/5 प्लस 2z² प्लस 32/5 प्लस 2z² और डी। तो आपको ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और माइनस 2 से 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर 32/5 प्लस 2z² और डी 2z² dz। तो इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा कितना z²। ये सॉल्व करोगे तो 8 और माइनस 2 से 2 यहाँ पर बनेगा ये माइनस 2 से हटाओ सॉल्व कर दो इसको। ये बनेगा 32/5z प्लस 2z³ 3। ये हो गया माइनस 2 से 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 290। आंसर आएगा 290। ये तो हो गए हमारे पास किसके क्वेश्चंस, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है केवल ओपन सरफेस की तरह से। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो एप्लीकेबल होती है क्लोज सरफेस के लिए, ये एप्लीकेबल होती है ओपन सरफेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में या वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करते हैं। यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन को चेंज किया जाता है, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में या सरफेस को लाइन इंटीग्रेशन में चेंज किया जाता है। बस इतना सा आपको याद। यहाँ पर मेन काम पड़ेगा किसका, कर्ल का। आप जितने अच्छे से कर्ल कर पाएंगे उतने अच्छे से आपके सॉल्यूशन निकल जाए। यहाँ पे आपको कर्ल ऑफ एफ निकालना है। कर्ल ऑफ एफ निकालना है उसके लिए यहाँ देखो कर्ल ऑफ एफ निकालना। एक तो तरीका ये है कि आप कर्ल निकालो इसका, तो इसका जब कर्ल निकालोगे तो बहुत भारी सा काम पड़ जाएगा, यानी कि इसका पूरे का मैट्रिक्स बनाओगे और उससे सॉल्व करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। करने का चाहो तो कर सकते हो, तो या इसको स्टोक्स थ्योरम लगा के लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये जो कर्ल ऑफ एफ थीटा ds लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिखूं, ऐसा एफ डॉट डी आर के फॉर्म में लिखूं। यहाँ डी आर जो होगा वो क्या होगा, dx i कैप dy j कैप और dz dx i कैप dy j कैप और dz dz ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर i डॉट i करोगे जब dx i, dx i का i से होगा तो वो ये बनेगा x² प्लस y माइनस 4dx। यहाँ पर बनेगा dz dy 3xy dy और इसका जो बनेगा वो बनेगा 2xz प्लस z² dz। इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जो f डॉट डी आर है इसकी वैल्यू लिखा, ये बनेगा x² प्लस y माइनस 4dx प्लस 3xy dy और प्लस ये बन जाएगा 2xz प्लस z² और dy। ये बनेगा, पर इसमें बोला है वेयर s इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर अबव xy प्लेन। xy प्लेन के ऊपर बात चल रही है, z की वैल्यू यहाँ पर 0 करनी है, तो z की वैल्यू को कर दो 0, z की वैल्यू को 0 कर दो और x की जगह यहाँ पर z 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 16, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 4। x की जगह लिख दोगे 4 cos थीटा और y की जगह लिख दोगे r sin थीटा। x की जगह लिख दोगे 4 cos थीटा और y की जगह r sin थीटा मतलब 4 sin थीटा, ये लिख दोगे। ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन गया 5x² की जगह लिख दोगे तो 16 cos² थीटा, ये लिखा जाएगा 16 cos² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 और dx में क्या हो जाएगा, dx में बन जाएगा माइनस 4 sin थीटा d थीटा फिर प्लस 3x की जगह लिखोगे 4 cos थीटा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा और y में लिखोगे 4 sin थीटा तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा ना, और dy का कितना हो जाएगा, dy का हो जाएगा 4 cos थीटा d थीटा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा और d। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 16 पाई। आंसर आ जाएगा माइनस 16 पाई, यहाँ पे आंसर ही नहीं लिखा है, इसको लिख लो माइनस 16 पाई, माइनस 16 पाई
आंसर आ जाए। एक बार चेक कर लेना इसको, -16 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो वेक्टर निकाल लो सबसे पहले। तो वेक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये, तो वेक्टर एफ की जो वैल्यू है वो बन जाएगी एक्स कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप। ये वैल्यू बन जाएगी किसकी, वेक्टर की। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सरफेस इंटीग्रेशन है ना, तो ये लाइन इंटीग्रेशन है। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये है एफ और डी आर की वैल्यू। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ निकाल लो, कर्ल ऑफ एफ निकालोगे तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया ई एक्स, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा माइनस। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0, आंसर हो जाएगा, और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का ही। यहाँ पर हमें बोला है फाइंड आउट लाइन इंटीग्रेशन वेयर सी इज द कर्व बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 और एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है। हमें दिया है एफ। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है वो एक्स और वाई से मिलकर बन रहा है। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लो आप। कर्ल ऑफ एफ की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप के कैप। ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स और जेड। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी आई कैप 0 माइनस जे कैप, ये बनेगी 0 माइनस 0 और फिर प्लस के कैप, ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 के कैप, आंसर आ जाएगा 2 के कैप डी एस, डी एस यानी कि जो सरफेस या एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये जो प्लेन बन रहा है या जो सरफेस बन रही है वो एक्स और वाई प्लेन से मिल रही है। तो डी एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। तो सरफेस जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो के कैप में जाएगा। अब आप ये वैल्यू निकालो, तो कर्ल ऑफ एफ और डॉट डी एस में कर्ल ऑफ एफ की जो वैल्यू आपने निकाली वो वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2 के कैप। तो ये आ गई 2 के कैप और डी एस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, डी एक्स डी वाई और के कैप। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2, ये हो गया डी एक्स और डी वाई, डी एक्स डी वाई और इसका डबल इंटीग्रेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की वैल्यू डी एक्स और डी वाई, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। यहाँ से बनेगा डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी डी एक्स डी वाई की। तो ये जो है ऐसे बन रहा है, इसका जो डी एक्स डी वाई यानी कि एरिया बनेगा रेडियस और उसके अलावा आर और डी आर डी थीटा, आर डी थीटा और डी आर हो जाएगा रेडियस वेक्टर और फिर एंगुलर, तो आर डी आर डी थीटा ये बनेगा। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज डालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस पाई से पाई और ये बनेगी 2 से 4, क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो 2 से 4 के बीच में वेरी करती है। डी एक्स डी वाई की वैल्यू डाल दो आप, डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है, आर डी आर और डी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24 पाई। तो आंसर आ जाएगा 24, आंसर आ जाएगा 24 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर फॉर द पेरीमीटर। आर वेक्टर की वैल्यू दी है आपको, क्या वैल्यू दी है, एक्स कैप ए कॉस थीटा प्लस वाई कैप बी साइन थीटा। पी आर की वैल्यू निकालना है, पी आर की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगा एक्स कैप
और a माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस वाई कैप डी कॉस थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद आपको ये निकालना है इंटीग्रेशन आर डॉट डी आर क्रॉस डी आर निकालना है, सॉरी आर क्रॉस डी आर निकालना है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मांग रहे हैं आपसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप। आर का जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये लिखो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और एक हो गया 0, फिर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बी थीटा, एक हो जाएगा बी कॉस थीटा बी थीटा और एक हो गया 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ जेड वाले का, और प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। जेड कैप की जगह मैंने के कैप लिख दिया है, यहाँ से वैल्यू बनेगी के कैप ए बी, ये डी थीटा भी रहेगा साथ में ना, ए बी और डी थीटा। जब आप जेड कैप के लिए लोगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा या डी थीटा होगा, थीटा यहाँ पर भी डी थीटा, ये बनेगा के कैप ए बी और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो के कैप ए बी डी थीटा, डी थीटा लगाओगे जब तो के ए बी और डी थीटा, डी थीटा 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 पाई ए बी और के, ये इसका आंसर। ठीक, तो ये थे क्वेश्चंस इसके गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के और स्टोक्स थ्योरम। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू, अलग अलग एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। से हमारा जो वेक्टर है वो कंप्लीटली एक तरीके से पूरी तरह से हम सेटिस्फाई होके उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, हम तकरीबन इसमें आसपास 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अभी तक लेक्चर हुए हैं। टोटल 6 से 7 लेक्चर हो गए, तो 6 से 7 लेक्चर के अंदर हम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम इनके पीवाईक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो पीवाईक्यूज के आसपास जो अगर हम बात करें जैम के, सीएसआईआर नेट के और गेट के पीवाईक्यूज की बात करें तो ऑन एन एवरेज लगभग 40 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास 120 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंक्लूडिंग पीवाई ना। तो मेरे हिसाब से वो मोर देन एनफ है इतने क्वेश्चंस करना, तो उससे वेक्टर के ऊपर हमारी जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत अच्छे से हमें वेक्टर्स जो है वो आना शुरू हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।